हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 4th चैप्टर उपास, जिसे लिखा है पू ल देशपांडे ने। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। चैप्टर जो है लिया गया है पू ल देशपांडे की एक बहुत ही फेमस बुक है, पॉपुलर बुक है बटाट्याची चाळ, जो कि एक बहुत ही ह्यूमरस बुक है, मजाकिया, पूरा मजाक जो है, कॉमेडी इसके अंदर भरा हुआ है। इस बुक से ये लिया गया है, जिसका मेन कैरेक्टर है पंत, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक देख लीजिए उसमें मैंने आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं उपास। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ती माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। अब जब मैंने ये पर्सनल डाइटिंग चालू की तो मेरे जितने भी चाली में रहने वाले लोग थे, उन सभी को जब ये बात पता चली मेरे पर्सनल डाइट की, तो सभी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, जो मुझे पता चला कहीं ना कहीं से वाया वाया। तो क्या क्या बोलने लग गए थे मेरे बारे में, नाही ती भानगड, यानी कि सब फालतू की बातें हैं। दूसरा है हाथ दाखवून अवलक्षण, मतलब कि कहते हैं क्यों तो मुसीबत को गले लगाना है, क्यों मुसीबत को आप सामने से इनवाइट कर रहे हो ये डाइटिंग वाइटिंग करके। और दूसरे और कहते हैं कि पेल्लं नाही तेव्हा खाजगी झालं, जब पहले से ही ध्यान नहीं दिया तो अब क्या तुम डाइटिंग कर रहे हो। तो ये सारे जो लाइंस थे, वर्ड्स थे, ये मेरे कानों पर आने लग गए, मुझे समझ में आ गया लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा था। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो, लेकिन मैं किसी भी तरह के तानों पर ध्यान देने वाला नहीं था। टीकेला यानी ताने, और भीक घालणार नव्हतो यानी कि बिल्कुल भी नजरअंदाज करने वाला था, ध्यान नहीं देने वाला था। 181 पाउंड रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते। 181 पाउंड्स ये उसका वजन था, और ये जो वजन का जो कार्ड था, जब उसने देखा, जब वजन किया था तभी कि 181 है, तो ये दिन रात उसकी आंखों के सामने ये नंबर जो है नाच रहा था। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। अब ये जो सोच थी कि वजन कम होना ही चाहिए, मेरा इतना वजन नहीं होना चाहिए, मतलब कम करना ही चाहिए मुझे, तो ये सोच सोच के मेरी नींद उड़ गई थी। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। अब तो इस बात का भी बुरा नहीं लग रहा था कि नींद कम होने से वजन कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो वजन कम करना ही था। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। अब जब मैं कहता था कि मैं पहले जैसा इतना गहरी नींद में नहीं सो पाता हूँ, तो मेरी धर्मपत्नी को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं होता था। घोरत तरसता रात्रभर, अशा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे। और मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि रात भर खर्राटे तो लेते रहते हो, फिर क्या बोलते हो कि मुझे नींद नहीं आती है। तो ऐसे इस तरह के उल्टे जवाब मुझे मेरी वाइफ हमेशा देती रहती थी। 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा। अब उसने तो रेजोल्यूशन ले लिया है कि मुझे 50 पाउंड वजन अपना कम करना ही है, वो भी 2 महीने में। अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो, और उसने भीष्म प्रतिज्ञा कर दी। भीष्म प्रतिज्ञा यानी चाहे जो भी हो वो इस प्रतिज्ञा को पूरी करके ही रहेगा। तो वो उसके लिए उसने क्या किया, जितने भी आहार शास्त्र मतलब डाइट वाले बुक्स में देखने लगा कि डाइट वाली बुक्स रीड करने लगा कि उनमें क्या लिखा है, कैसे डाइट करना चाहिए वजन कम करने के लिए। तो प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्ये वगैरह शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। तो अब मेरे जो होप्स थे वो ऐसे ऐसे वर्ड्स पे बढ़ने लगे, जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ यानी कि जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, प्रोटीनाशियस फूड। चर्बी युक्त द्रव्य यानी कि जिनमें चर्बी ज्यादा होती है, फैट्स ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ता है। तो ऐसे वर्ड्स जो है उनके ऊपर मेरे होप्स बढ़ने लग गए थे। अभी इसमें प्रोटीन युक्त मतलब ऐसे, अगर वजन घटाना है हमें, तो हमें हमारे बॉडी में प्रोटीन युक्त पदार्थ होने चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होने चाहिए, और चर्बी युक्त फूड जो है वो कम होने चाहिए। प्रोटीन युक्त बढ़ने चाहिए, चरबी युक्त कम होने चाहिए अगर हम डाएट करते हैं तो। साऱ्या ताटांतले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या, आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले। अब वो कहते हैं कि जब मैं खाने की प्लेट में देखता हूं तो वहां पर खाने की डिशेस नहीं, मुझे वहां पर कैलोरीज दिखती है, वो दिखने लग गई। और मजे की बात तो ये कि जब मैंने वजन उतारने की सोची तो जितने भी लोग मुझे मिल रहे थे आसपास में, मानो सभी के सब ना डाइट स्पेशलिस्ट हो गए हो, सभी के सभी एक्सपर्ट हो गए थे। सब मुझे है ना तरह तरह के एडवाइसेस देने लग गए थे, है ना।
शास्त्रात पारंगत, क्या है ये? वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत, मतलब जैसे वजन उतारने के इस साइंस में एकदम एक्सपर्ट, स्किल्ड हुए हुए एक्सपर्ट मुझे रोज डजन ने मतलब डजनों में, इन नंबर्स 12-15 लोक असे मिळणे भेटू लागले. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. और इतना ही नहीं कि जो मेरे चाल में जो लोग मेरे उपास की अवहेलना कर रहे थे, नाना तरीके के बात मेरे बारे में बोल रहे थे उपास करने पर, डाइट करने पर, अब वो लोग भी मुझे आके सलाह देने लग गए, एडवाइस देने लग गए. उदाहरण के रूप में सबसे पहला है सोकाजी त्रिलोकेकर. अब सोकाजी त्रिलोकेकर वो क्या कहते हैं कि पंत, तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा छोड़. तो मैं तुमको बोलता हूं पंत कि तुम डाइट करो, उसमें आलू सबसे पहला छोड़ दो, बटाट्याचा नाव काढू नकोस, आलू का तो नाम भी मत निकालो तुम. ये कौन कह रहा है? सोकाजी त्रिलोकेकर. और ऊपर से और क्या कहते हैं सोकाजी, देखो मजाक करते हुए, हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका. और ऊपर से देखो मजाक भी कर रहे हैं सोकाजी. ये क्या बोल रहे हैं कि अरे हाँ, अगर कोई तुमसे पूछेगा ना तुम कहाँ रहते हो, तो ऐसे बोलना सिर्फ कि चाड़ी में रहता हूं, ऐसे मत बोलना कि बटाट्याची चाळ में रहता हूं, क्योंकि बटाटा का नाम भी नहीं निकालना है, आलू का नाम भी नहीं निकालना है, उससे वजन बढ़ जाएगा, है ना, वजन वाढेल. खी 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 यानी हंसने लग गया. जेनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. अब दूसरा इंसान है जेनोबा रेगे. अब इस इंसान को क्या बोलने का ये मुझे समझ नहीं आता. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय? हमेशाही मजाक करता रहता, हमेशाही तेडाबात करता रहता है. पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले. लेकिन एक दिन सोकाजी ने बराबर उनको आटे में लिया. एडियट, किसको लिया आटे में? जनोबा रेगे को. और क्या बोला उसको? एडियट. किसने बोला? सोकाजी त्रिलोकेकर ने. सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी? हर बात पे क्या जोक मारता रहता है जब देखो तब? मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. और प्लस वो सोकाजी वापस से पंत को कहते हैं कि मैं तुझे बोल रहा हूं ना, तू आलू छोड़ दे. मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. तो अब मेरी जो एक लिस्ट बनी है कि मैं क्या क्या छोड़ूंगा जिससे मेरा वजन कम होगा, तो इस लिस्ट की शुरुआत ही आलू से हुई है. बटाट्यांचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा. अब एक एक एडवाइस और सब आ रहे हैं. तो एक कह रहा है कि आलू तो ठीक है पंत, लेकिन सबसे पहले चावल छोड़ो, राईस, भात यानी राईस. एक सल्ला, एक एडवाइस ये हो गई. भातानं थोडंच लट्ट व्हायला होतं. अब ये जो दूसरा एक है काशीनाथ नाडकर्णी, ये क्या कहते हैं, चावल खाने से थोड़ी ना कोई मोटा होता है. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, हमारे कोंकण में तो सब लोग चावल खाते हैं. कोंकण आपको पता है वेस्टर्न कोस्ट, महाराष्ट्र का वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो पूरा कोंकण कहलाता है. तो कोंकण में नॉर्मली एक स्टेपल फूड ही है वहां का राइस करी. तो ये जो है काशीनाथ नाडकर्णी, वो कहता है कि चावल खाने से थोड़ी ना कोई मोटा होता है, हमारे कोंकण में तो सभी लोग चावल ही खाते हैं, कहाँ है मोटे, तुम ही दाल छोड़ा. तो ये क्या बोल रहे हैं काशीनाथ नाडकर्णी कि दाल छोड़ दो. दाल में पल्सेस, दाल मतलब पल्सेस. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. तो कोई और कहता है कि सबसे मेन मतलब आप तो शक्कर ही छोड़ दो. मी सांगू का, मीठ छोड़ा. तो एक बोलता है कि मैं बोलूं क्या, तुम नमक छोड़ दो. मतलब क्या क्या छोड़ने को बोले अभी तक? चावल, आलू, शक्कर, नमक. लोणी तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन. अभी एक जन तो इतना भी एडवाइस दे दिया है कि तुम है ना तेल घी छोड़ दो, 1 हफ्ते के अंदर अगर 10 पाउंड वजन कम नहीं हुआ ना तो अपना नाम बदल दूंगा. मतलब इतना एक्सपर्ट था वो. आमच्या हेड क्लर्कच्या वाईफचा घटला. अब वो कहता है कि हमारे जो हेड क्लर्क थे उनके वाइफ का तो घटा वजन. तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा. बाबू काका कहते हैं कि तुम तेल और तला हुआ पदार्थ छोड़ो सबसे पहला. दिवसा झोपणं सोडा. और कोई कहता है कि दिन में सोना छोड़ दो. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन बढ़तं. और कोई तो कहने लगा कि तुमको सबसे पहले तो पत्ते खेलना छोड़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि पत्ते खेलना है ना, प्लेइंग कार्ड्स, क्योंकि पत्ते खेलते समय तुम बैठे रहते हो और बैठे बैठे तुम्हारा वजन बढ़ेगा. मी मात्र या सर्व जनांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले. अब मैंने सुना तो इन सभी का बात, लेकिन अपने मन की करने की सोची मैंने. पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले. तो सबसे पहला उपाय जो मेरा था, पहला रेमेडी जो मैंने किया वो था आहार परिवर्तन. आहार परिवर्तन मतलब डाएट में चेंजेस लाना. साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू केला. अब उसे भी पता है, पंत को भी पता है कि शक्कर में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, इसीलिए उसने सबसे पहले बिना शक्कर की चाय शुरू की. पहिल्या दिवशी विशेष फरकही वाटला नहीं. अब पहले दिन तो जब उसने फीकी चाय पी तो उसे कुछ फर्क भी नहीं लगा खास. घरात साखरबंदी जाहीर केली.
और घर में शक्कर बैन कर दिया, घर में शक्कर लाना. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली और फैमिली में सभी को एकदम वॉर्न कर दिया स्ट्रिक्टली कि अब घर में सिर्फ चरका चीज ही बनेगा, तीखा चीज ही बनेगा, नमक मिरची वाला चीज ही बनेगा, मिठा बिलकुल नाही. हाँ, मुलांसाठी म्हणून थोडं काय गोडाधोडाचं करायचं ते कर, लेकिन बच्चों के लिए अगर कुछ मीठा करना है तो वो कर सकते हो. एवढी सवलत ठेवली. इतना छूट मैंने दे दिया. पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला. पहले ही दिन मुझे थोड़ा सा फर्क महसूस होने लग गया. भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते. अब चावल तो कम्प्लीटली छोड़ना एकदम डिफिकल्ट था, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला. इसीलिए मैंने सिर्फ पहला भात और ताक भात को छोड़ के बीच वाला भात जो है वर्ज्य किया, यानी छोड़ दिया. अब पहला ताक और वर्ज्य क्या होता है? ताक भात तो मैं आपको बोलती हूँ छाछ में जब चावल हम डाल के खाते हैं भिगो के, वो होता है. पहला भात मतलब ये पंत जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है, तो वो जो है उनके खाने में सबसे पहले वो राइस से शुरुआत करते हैं, उसे कहते हैं पहला भात, और उसका एंड भी वो करते हैं, जो भी छाछ रहती है उसके अंदर राइस डाल के वो राइस खाते हैं. वो एंड ऑफ द फूड. स्टार्ट ऑफ द मील भी आपका राइस से शुरू होता है, एंड ऑफ द मील भी आपका राइस में खत्म होता है. लेकिन बीच में जो वो राइस लेते हैं, वो चाहे वेजिटेबल के साथ खाओ या घी के साथ खाओ या और शक्कर के साथ या और किसी के साथ भी खाओ, दाल के साथ, तो वो चीज उन्होंने छोड़ दी. तो पहला भात और वो ताक भात को छोड़कर जो मधला भात था, यानी कि जो बीच में खाने के दौरान जो खाते हैं, वो उन्होंने छोड़ दिया, वर्ज्य केला. नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार, हा विचार किती पोकळ होता. अब वो कहते हैं कि सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाना कैसे जमेगा, ये मेरा सोचना कितना गलत था, याचा अनुभव ती खाल्यावर आला. और ये क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मुझे वो उबली हुई सब्जियां खाने पर आया. क्यों? क्योंकि मुझे तो लगता था कि मैं मसालेदार खाना खा रहा हूं, लेकिन अब जब मैं उबली हुई सब्जियां खा रहा हूं तो मसालेदार खाने में और उबली हुई सब्जियों में कुछ फर्क ही पता नहीं चल रहा है. तो ये जो मैं सोच रहा था ना कि उबली हुई सब्जियां कैसी लगेगी, तो ये मेरी सोच एकदम पोकल थी, खाली थी, खोखली थी. क्योंकि जब मैंने एक्चुअल में उबली हुई सब्जियां खाई तो मुझे ऐसे लग रहा है कि रोज की सब्जी में ही यानी वो अपनी वाइफ के लिए संबोधन कर रहा है, ही वर्ड, कि अलग क्या करती थी, ये इस बात का आज भी उसे पता नहीं चला, अंदाजा नहीं आया. पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रत भंगाचा प्रसंग आला. अब पहला दिवस यानी कि पहला दिन जब उसने सोचा था ना डाइट का, तो पहला दिन तो एकदम मजेदार अच्छे से मजे में गया, लेकिन जो दूसरा दिन था आया तो एकदम व्रत भंग हो गया. कैसे? अब शुरुआत करते हैं कि पहले दिन जब उसने डाएट शुरू किया था तो पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझे वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती. तो पहले दिन जब मैंने डाइट शुरू किया था, उस दिन मेरे ऑफिस में ऑफिस के कामकाज के अलावा ज्यादा बातें जो है मेरे डाइट के ऊपर हो रही थी लोगों की, ठीक है. परंतु दूसरे दिन जब व्रत भंग की बात आई ना, ऍक्च्युअल में क्या हुआ था, आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली. अण्णा नाडगौड को प्रमोशन मिली, ये बात सामने आई, आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली और उन्होंने पूरे सेक्शन के लोगों को पार्टी दी. किसने पार्टी दी? अण्णा नाडगौड. किसका प्रमोशन हुआ? अण्णा नाडगौड. कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. अब जो कैंटीन के आचार्य थे, आचार्य मतलब कुक, जो कैंटीन में खाना बनाते हैं, वो जो थे उन्होंने तो जैसे मेरे डाइट के ऊपर रिवेंज लेने की सोच ली थी, इस तरीके से खाना बनाया था. अब खाना में डाइट में जो जो चीजें नहीं करनी होती है वो सारी चीजें खाने में इंक्लूडेड थी, जैसे तेल वाले पदार्थ, घी तेल वाले, तले हुए पदार्थ, शक्कर मीठे वाले, ऐसे. बरे न खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाईट वाटणार, और अभी ये चीजें अगर मैंने नहीं खाई तो अण्णा नाडगौड को बुरा लग जाएगा. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. मतलब बिचारा 6 साल के बाद में वो उस एफिशिएंसी बार से बाहर आए थे. अब एफिशिएंसी बार क्या है? एफिशिएंसी बार वो होता है आप कितना अच्छा काम करते हो, ये एफिशिएंसी बोलते हैं उसको. मतलब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो या इक्वल टू कर रहे हो, उसे एफिशिएंसी बार कहते हैं. तो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको काम दिए जाते हैं और उसी हिसाब से आप काम करते हो. तो यहाँ पे अन्ना नाडगौड जो है 6 साल से उनको एफिशिएंसी का नहीं मिल रहा था अवार्ड, मतलब उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था क्योंकि वो शायद कम उनसे काम हो रहा था. तो अब एफिशिएंसी बार के इस जाली से, मतलब इस ट्रैप से वो निकले थे 6 साल के बाद.
तो अगर मैंने नई मिठाई खाई तो उनको बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि एफिशिएंसी बार के ट्रैप से वो बाहर निकले थे। और आचार्य ने इस खुशी को कैसे मनाई, मतलब जो कुक थे उन्होंने कैसे मनाई, मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। अब मिठाई में हम शक्कर डालते हैं मिठास लाने के लिए, राइट। तो इस आचार्य ने मिठाई में शक्कर नहीं डाल के शक्कर में मिठाई डाल दी थी, वो डालकर लेकर आया। घासागणिक सहस्त्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होता। मतलब घासा मतलब हर एक कुएं में, हर एक मॉर्सेल में कैलोरीज, कितनी सारी कैलोरीज, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में कैलोरीज मेरे पेट के अंदर जा रही थी। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते और इसके वजह से खाया हुआ तो जो मीठा खा रहा था लेकिन बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो उनके दिमाग में तो कैलोरीज था ना कि मैं इतना कैलोरीज खा रहा हूँ। ऐसे मीठी चीज खा रहा हूँ बोल के खाते थे तो मिठास लगती थी, अब वो कैलोरीज खा रहे हैं तो इसीलिए बिल्कुल भी उनको मीठा नहीं लग रहा था। बटाटे वडे होते, अब बटाटे वडे ये भी ऑयली स्टफ है, तला हुआ, म्हणजे आणखी कैलोरीज, मतलब और कैलोरीज। चिवड़ा अस्सल वनस्पति तला, और जो चिवड़ा था वो प्योर डालडा में तला हुआ था जिसमें और ज्यादा कैलोरीज। त्यामुळे आणखी कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भज्यांशिवाय पार्टी कसली। और इतना सब चटका के, हादडून यानी हादडून वर्ड जो बहुत मजेदार वर्ड है, हादडून मतलब आप चटका जाते हो ना, एकदम डिलीशियस फूड अगर आपके सामने आता है, जैसे पाव भाजी आ गई या बर्गर या जो भी पिज्जा आपका फेवरेट फूड, कैसे फटाफट वो प्लेट साफ हो जाती है ना, एकदम चटका जाते हैं सब लोग, तो वो हादडून, रेलिश ऑन, फीस्ट ऑन समथिंग। तो इतना सब उसने खा लिया, बटाटे वड़े खा लिए, उन्होंने मिठाई खा ली, वनस्पति में बना हुआ चिवड़ा खा लिया। ये सब खाने के बाद, इतने कैलोरीज लेने के बाद में लास्ट में आई भजिया हमको सबको पता है, कांदा भजी है ना, ये सब। तो भजियांशिवाय पार्टी कसली, भजी नहीं रही तो पार्टी कैसी होगी, पार्टी तो भजी के सिवा इनकम्प्लीट है। या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौडाने स्पेशल भजियांची परत ऑर्डर दिली। अब क्या हो गया, ये जो भजी जो ऑलरेडी चल रही थी, तो एक आदमी है हमारे ऑफिस में, भिकोबा करके, भिकोबा मुसळ करके कोई आदमी है, तो उसने एक ताना मारा, हाँ क्या तो खाया है, ऐसा कुछ बोला कि अण्णा नाडगौड ने तो और स्पेशल भजी का प्लेट मंगाया। अब जैसे कहते हैं ना कि कोई ताना मारते तो उसको दिखाने के लिए और खास कुछ करते हैं, तो ये भिकोबा मुसळ्याच्या, मतलब ये मराठी में लोग नाम ऐसे ही बिगाड़ देते हैं ना इसका उसका, तो यह भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे मतलब उसके बोलने की वजह से, उसका ताना मारने की वजह से, चेकाळून यानी कि जोश में आकर नाडगौडा ने यानी कि अण्णा नाडगौड ने स्पेशल भजियांची परत ऑर्डर दिली। स्पेशल भजी मतलब स्पेशली बनाओ और एकदम मस्त मसालेदार ऐसी भजी बनाओ। मेरे तो मुंह में पानी आ गया भजी का नाम सुन के। शेवटी मला राहावे ना। अब लास्ट में ऐसा हो गया, इतना खाया कि मुझसे अब रहा ही नहीं गया। भजियांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। अब देखो इतना उसने यहाँ पे क्या बोला है, भजियांची 6वी प्लेट उडवल्यावर यानी 6 प्लेट भजी की उसने खा ली, और 6 प्लेट उडवल्यावर यानी कि पूरी चटक करने के बाद में, पूरी खत्म करने के बाद में वो एकदम केविलवाण्या यानी कि रोते हुए स्वर में कहा कि मैंने डाइट चालू करी है, मैं डाइट पर हूं। और जब मैंने ऐसा कहा इतना सब खाने के बाद, तो सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया, मजाक बना दिया मेरा, मला वेड्यात काढले। अरे पण खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? अभी देखो भिकोबा क्या कहते हैं, भिकोबा मुसले है ना, इसी के वजह से, इसी के ताने के वजह से और एक प्लेट भजी मंगाई गई ना, तो वो क्या कहता है भिकोबा मुसले कि अरे पण खाण्याच्या आणि वजनाचा काय संबंध, खाना और वजन का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? मी बघ 21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला। वो ये बोल रहा है, भिकोबा बोल रहा है कि उसने कितने गुलाब जामुन खाए, 21 गुलाब जामुन। कितने खाए? 21 गुलाब जामुन खाए। और इतना ही नहीं कि वो लाइफ में कभी एक्सरसाइज भी नहीं करता है, उसने ये बोला कि मैंने कभी एक्सरसाइज भी नहीं की। तुझी कुंभ राशि कुंभ लग्न आहे, वो उसका राशि भविष्य बता रहा है ना, कि तू कुंभ राशि का है ना, कुंभ लग्न में ही है ना, नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तुझा असाच जाड्या राहणार। मतलब खाली तू अगर हवा भी खाकर रहा ना
तो भी तो ऐसा ही जाड़ा रहेगा, क्योंकि तू कुंभ राशि का है। कुंभ मीन्स एक्वेरियस, 11th स्टार साइन, ठीक है, एक्वेरियस स्टार साइन का है। तो वो कहता है कि तू, क्योंकि तू कुंभ राशि का है, इसलिए तू अगर सिर्फ हवा भी खा के जिएगा ना तो भी तेरा वजन कम नहीं होगा, तू ऐसा का ऐसा ही मोटा रहेगा। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे, मोटापा क्या अपने हाथ में है। नॉनसेंस, जगदाळे ओरडला, रनिंग कर रोज। तो अब जगदाळे है दूसरा, वो बोलता है नॉनसेंस, ये सब बकवास है, रोज रनिंग कर। रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा बरं का पंत। माझ्या सिस्टरच्या वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी, कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली। अब ये दोरीवरच्या उड्या मारायला कोणी सांगितले, किसने कहा, कुमारी कमलिनी केंकरे। तो कमलिनी केंकरे ने क्या कहा कि रस्सी कूदो, स्किपिंग करो। मतलब जब जगदाळे ने बोला कि रनिंग करो तो उस पर ये कमलिनी ने कहा कि रनिंग से भी ज्यादा बेटर है स्किपिंग करना, क्योंकि मेरी सिस्टर का वेट 40 पाउंड 40 पाउंड कम हो गया। मतलब इतना कम हो गया सिर्फ स्किपिंग करने से। शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले। मतलब फाइनली जो 7th प्लेट आई थी भजी की, वो देखो सबने अपनी अपनी एडवाइस दे दी। कोई बोलता है रनिंग करो, कोई बोलता है स्किपिंग करो। तो उसने ये बोला कि दूसरे दिन से अब मैं सुबह में रनिंग करूंगा और शाम के टाइम पे स्किपिंग करूंगा। ये बोलकर, ये डिसाइड करके उसने जो 7th प्लेट आई थी भज्जी की वो चालू कर दी, उसमें से भज्जी उठाए खाने के लिए। कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। अब जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे उनका जो उत्साह था मेरे डाइट के ऊपर, वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स डिस्क्रिप्शन था उसका, तो अवर्णनीय। मतलब उसको तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। कारण, क्योंकि रोज काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया डिश, चमत्कारिक पदार्थ ना, नया डिश मेरे प्लेट में आने लगा। एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला दिली। नुसती पडवळ, पडवळ यानी परवळ, ओके। सिर्फ वो ही एक वेजिटेबल उसने मुझे सीधी उबाल के खाने को दे दी। शेवंग्याच्या शेंगा, शेवंग्याच्या शेंगा यानी कि वो शेंगा भाजी होती ना, जो इडली सांबर में नॉर्मली स्टिक टाइप, ड्रम स्टिक जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, ओके, ड्रम स्टिक्स, शेवंग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, भेंडी मतलब लेडीज फिंगर, चवळीच्या शेंगा, चवळी, हाँ, वगैरे सड़ पातळ भाजियांचा खुराक तिने चालू केला। सड़ पातळ मतलब पतले पतले जो ये वेजिटेबल्स हैं ना, इनके उन्होंने मेरी खुराक चालू कर दी। ये सब उबाल उबाल के मुझे देने लग गई। कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरह बाळसेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो गोभी यानी कि पत्ता गोभी हम बोलते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर और ये इस टाइप के जो बाळसेदार सब्जियां हैं, बाळसेदार मतलब ये जो फैट जिनमें ज्यादा चर्बी होती है, हालांकि मुझे तो नहीं लगता होती है, लेकिन वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबेज, कॉलीफ्लावर ये सब फूले फूले से दिखते हैं ना, फैट फैट से दिखते हैं। इसीलिए इन सब्जियों को तो, ये जो सब्जियों का जो फैमिली है ना, जो ग्रुप है मेंबर्स, इन सबको तो किचन से एकदम बाहर ही जैसे मानो निकाल दिया, हकालपट्टी हो गई, मतलब इनको किचन से बाहर ही निकाल दिया। सकाळची चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही, और सुबह की चाय भी जो अब मुझे मिलती है वो पहले जैसी नहीं है। पहले तो अच्छी मिलती थी, अच्छी लगती थी। बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला। बिना शक्कर की चाय इतनी कड़वी लगेगी, ऐसा इसके पहले तो मुझे कभी भी सपना नहीं आया रहेगा कि इतनी कड़वी लग सकती है। चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। अब जब मैंने उनको पूछा, मेरी वाइफ को पूछा कि चाय जो मैं शुरुआत में पीता था बिना शक्कर की, वो तो मुझे इतनी कड़वी नहीं लगती थी, अब ये बिना शक्कर की चाय मुझे कड़वी क्यों लग रही है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा मेरी वाइफ को, तो मुझे मेरे फैमिली से ये उसका खुलासा हुआ, मतलब मुझे वो राज पता चला कि पहले क्यों मुझे कड़वी नहीं लगती थी और अब क्यों कड़वी लगती है। हेच ते म्हटलं ते काय उगीच, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जे बिन साखराची चहा दिली तो बिन साखरेचा नव्हताच मुळी। तो बोले इसमें क्या बड़ी बात है, शुरुआत में जो मैंने आपको बिना शक्कर की चाय दी थी उसमें तो शक्कर, बिना शक्कर की चाय थी ही नहीं वो। यानी वो कह रही है कि चाय बोली थी मैंने बिना शक्कर की है, लेकिन मैंने उसमें शक्कर डाली थी, नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस, नहीं था वो बिना शक्कर का चाय जो पहले तुमने मुझे दिया था, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि ये बिना शक्कर का चाय है। अहो थोडीशीच राहिली होती साखर,
तो वो बोलती है कि अरे थोडी सी बची थी शक्कर घर में, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, वो खत्म होने तक बोला डाल दो शक्कर. काल संपली, कल खत्म हो गई. आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता. आज से बिना शक्कर की चाय बनाई हूं, तो मतलब शक्कर ही नहीं डाली है मैंने. म्हणजे खल्लास, तो मतलब खत्म हो गया. इतना जो डाइटिंग बोल रहे ना, बिना शक्कर हो गया खत्म. शक्कर की चाय पी रहा था इतना दिन. अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात. वो बोलता है कि अरे कितने लाख कैलोरीज गए होंगे मेरे पेट में, कसलं कमी होतंय माझं वजन, कैसे कम होगा मेरा वजन. पण सांगितलं का नाहीस मला. अब पंत उसको वापस पूछता है कि तो मुझे पता है क्यों नहीं तूने कि तू शक्कर डाल रही थी चाय में पहले. उगाच आरडा ओरडा नका करो. अब वो वाइफ बोलती है की फालतू में ना चिलमचिली मत करो, आरडा ओरडाने चिलमचिली करना. वजनाचं ते काय मेलं. अरे छोड़ो वजन को, मतलब गोली मारो वजन को, होईल हळूहळू कमी. होगा धीरे धीरे कम, वजन को होना रहेगा तो. आणि कोणाचा मागून खात नाही म्हणावं आम्ही, और किसी का मांग के तो नहीं खा रहे हैं ना. स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, खुद का ही कमा के खा रहे हैं. वाढलं तर वाढू दे वजन, बढ़ता है तो बढ़ने दो वजन को. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत आणि माझ्या वजन क्षय संकल्पनाला आणखी नवे सुरंग लावित ती उद्गारली. और बच्चों को देने के लिए लड्डू उसने निकालकर प्लेट में रखा मेरे सामने, और मेरे वजन कम करने के इस रेजोल्यूशन को उसने और एक नई सुरंग लगा दी. सुरंग लगा दी मतलब बॉम्ब एक्सप्लोड करना. लाडू कशाला केले, साखर असेल त्यात. तो वो कहता है कि लाडू क्यों बनाया, उसमें तो शक्कर होगा. इश्श, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात कुणी केले. तो वो बोलती है क्या बोल रहे हो, बिना शक्कर का लड्डू तो हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने नहीं बनाया है. तात्पर्य, चहा बिन साखरेचा होता है खरे, पण लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच. तो तात्पर्य मतलब रिजल्ट ये है कि चाय बिना शक्कर का तूने मुझे दिया, समझ में आया, ठीक है. आज जो चाय दी वो बिना शक्कर की थी, लेकिन अब ये जो लड्डू अगर मैं खाऊंगा तो उसमें तो शक्कर जाएगी ना मेरे पेट में. दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली, कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. अब ये बोल रहे हैं कि जब मैंने स्किपिंग का ट्रायल लिया तो सबसे मेरा पहला ट्रायल ही लास्ट ट्रायल बन गया, क्योंकि मेरा जो कमरा था वो 8x10 का जो मेरा हॉल था, डाइनिंग रूम, दीवान खाना यानी डाइनिंग हॉल, वो पहले तो सबसे पहले वो इतना छोटा था कि उसमें पूरी तरीके से मैं डोरी घुमा भी नहीं सकता था, वो डिफिकल्ट था. और एकदा डोक्यावरून डोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. और एक बार जब मैंने अपने सर के ऊपर से डोरी घुमाकर, स्किपिंग रोप घुमाकर आगे की तरफ लिया, तो सामने जो ड्रेसिंग टेबल है वहां पर जो तेल के बोतल और दवाई की बोतल रखी थी वो टेबल्स वो स्किपिंग रोप से नीचे आ गई. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात. और जब दूसरी बार घुमाया तो मैंने, अब जो ड्रेसिंग टेबल था उसको लग रहा था ना, तो थोड़ा सा हट गया, मैं पीछे की तरफ हो गया ताकि ड्रेसिंग टेबल को ना लगे. तो अब जब पीछे हटा तो अब गेट से बाहर, यानी कि चाली में ये डोरी जा रही थी आधी. तो जब मैंने वापस से दूसरी बार घुमाई और तो वो डोरी जो है चाली में गई, तो पहली बारी वो जो हमारे जो नेबर है आचार्य बर्वे, उनके गले में जाके गिर गई. अब बहुत मुश्किल है पापा. त्यांच्या माझ्यावर आधीच राग होता, उनका तो मेरे ऊपर पहले से ही गुस्सा था, पहले से ही मुझसे वो नाराज रहते थे. कौन नाराज रहते थे, आचार्य बर्वे. मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते. अब वो कहता है कि जब मैंने उपास करना शुरू किया, जब लोगों को पता चला सोसाइटी में, चाळ में, तो सभी लोग एक एक करके आए मुझसे पूछने के लिए मैं कैसा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह. समाचाराला येऊन गेली है ना, कुशल मंगल पूछना. तो वो सब लोग मुझसे आके मिलके गए जब मैंने फास्टिंग चालू किया. लेकिन ये आचार्य बाबा बर्वे, ये तो मेरे बाजू में ही रहते हैं, शेजारच्या खोलीत, मेरे नेबर ही है. लेकिन उन्होंने कभी मुझसे आके मेरे बारे में पूछा नहीं, क्योंकि उपास तो उनका खास राखीव कुरण है. राखीव कुरण है मतलब उनका स्पेशल स्किल है, जिसमें एकदम पारंगत है, जिसमें एकदम पारंगत है, मतलब एकदम स्किल्ड है. तो वो आचार्य में भी बहुत फास्टिंग वगैरे करते होंगे. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलं हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखं बळी पडला असता तर तुमची
धडगत नव्हती, मी तुम्हाला क्षमा करतो. अभी आचार्य क्या बोलते हैं, जब उनके गले में वो रस्सी गिरी ना, वो क्या बोलता है कि ये जो तुम दुष्टपना कर रहे हो ना मेरे गले में रस्से अटकाकर, ये तो ठीक है क्योंकि मेरे गली में ही गई है, लेकिन तुम ये जो काम कर रहे हो जो तुम्हारे एज को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, वयाला न शोभावणाऱ्या, तुम्हारे एज को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, ऐसी धिंगा मस्ती, ऐसी मस्ती मजाक जो है, दूसरा कोई अगर होता मेरी जगह पे तो तुम उसके शिकार हो गए होते, वो जरूर तुम्हारी ले लेता था खबर, है ना. तुमसे धड़गत नव्हती मतलब तुम्हारी खबर ले लेता था, तुम्हारी तो खैर ही नहीं थी फिर. और मैं तुमको माफ करता हूँ, लेकिन मैं तुमको माफ करता हूँ, ये आचार्य बर्वे कहते हैं. पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य. तो वो कहते हैं, पंत कहते हैं कि लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है. मुद्दाम यानी जानबूझकर. अहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मैं वजन कम करने के लिए ये स्किपिंग कर रहा हूँ, काही उपयोग होणार नाही. अब आचार्य बोल रहे कुछ होने वाला नाही आहे. का म्हणजे जिभेवर तावा नाही तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडाव्या लागतील. तब ये बोलता है ना आचार्य बर्वे की तुमसे होगा नहीं, तो ये पूछता है क्यों नहीं होगा. तो ये बोलता है क्यों नहीं होगा, मतलब तुम्हारे जीभ पर तुम्हारा कंट्रोल रहता नहीं है और मन में तुम्हारे कोई एकाग्रता है नहीं, मतलब कि तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो. और उसके लिए सबसे पहले तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है. आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा. अब ये बोलता है पंत वापस से कि अब देखा ना आपने कि ये स्किपिंग करने के लिए मैंने तो लाज शर्म भी छोड़ दी है स्किपिंग करने के लिए. ठीक है प्रथम बोलना छोड़ा. तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है चलो तुम जो भी कर रहे हो, सबसे पहले तो तुम बोलना ही छोड़ दो. बोलणं सोडू अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. तो वो बंदे तो बोलता है क्या बोलना छोड़ दूं. तो ये बोलता है आचार्य बर्वे, हाँ बोलना छोड़ो, बिल्कुल सही है, क्योंकि खाने के लिए तो तुम मुंह का इस्तेमाल कम नहीं कर रहे हो, खा तो उतना ही रहे हो, तो बोलना भी तो तुमको छोड़ना पड़ेगा ना. बोलोगे तभी तो तुम्हारा मुंह का इस्तेमाल कम होगा, तभी तो तुम्हारी जीभ जो है कंट्रोल में रहेगी. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा. मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. केविलवाण्या याने रोते हुए स्वर में मैं बोला, लेकिन मुझे तो बोलना ही पड़ेगा बाबा. का पण एवढं संयम नाही तुमच्या, क्यों बोलना पड़ेगा. वो बाबा बोलता है इतना भी कंट्रोल नहीं है तुम्हारे अंदर. मौनाचा सामर्थ्य मोठा आहे, मौन ही शक्ति आहे, मौन ही. अब वो बाबा जो है मौन के ऊपर पूरा एक लेसन ही देने लग गया कि मौन में बहुत ताकत होती है, सामर्थ्य बहुत ज्यादा ताकत होती है, मौन शक्ति देता है. मौन आगे वो बोल ही रहा था, उसने पूरा बोला. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्व या विषयावर बडबडत होते. अब उसने क्या किया, एक रस्सी जो उसके गले में पड़ी थी तो उसका एक टोक जो है, एक मतलब एंड उसने अपने हाथ में पकड़ के मौन के ऊपर पूरा 1 घंटा उसने मुझे भाषण सुनाया. शेवटी त्यांचा वाक्प्रवाह अडकवून मी ओरडलो. फिर फाइनली एंड में उनकी जो बोली को मैं बीच में ही स्टॉप कर दिया, और मतलब उनको इंटरप्ट किया मैंने बीच में उनके भाषण में, और मैंने जोर से बोला, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय, अगर मैं बोला नहीं तो मैं खाऊंगा क्या. म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय. तो बाबा पूछता है कि खाऊंगा क्या मतलब बोलने का और खाने का क्या संबंध है. मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. तो बोलता है मैं टेलिफोन ऑपरेटर हूं, मुझे दिन भर बोलना ही पड़ता है. मग कसलं वजन उतरणार तुम्ही, तो कैसे तुम वजन उतारोगे, बाबा ऐसे बोलता है. अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले. एकदम से मेरे ऊपर उन्होंने ताना मारा, एकदम चुभने वाला, कटाक्षपूर मतलब एकदम चुभने वाला उन्होंने मेरे पे ताना मारा और वो चले गए. आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मघाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. और फिर बाद में जब वो बाबा इतना बोलकर चले गए तो उसके मन में आया, पंत के मन में आया कि उनके गले में जो रस्सी आ गई थी ना, वो मैंने एकदम टाइट क्यों नहीं पकड़ ली, मतलब उनका गला क्यों नहीं दबा दिया मैंने, जो इतना बोला उन्होंने. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस. मतलब अब उसने बोला कि अब उसको इतनी चिड़ आ गई थी ना सबकी बातें सुन सुनकर, तो बोला कि अब बस हो गया, या पुढे उपास, वजन उतरे पर्यंत उपास. अब जो है जब तक मेरा वजन कम नहीं होगा तब तक उपास मतलब उपास. मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. और अब मुझे सपने भी आने लग गए कि मैं पतला हो गया हूं. भरल्या ताटावरून मी उठी लागलो, मतलब मेरा भरा हुआ प्लेट खाने का, वहां से मैं उठ जाता था बिना खाए. बिन साखरेच्या आणि बिन दुधाच्या काय, बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो, मतलब पाणी.
मतलब बिना शक्कर बिना दूध का क्या, बिना चाय पत्ती का भी चाय में पीने लग गया। अब बिना शक्कर बिना दूध बिना चाय पत्ती यानी तो वो पाणी हो गया ना। साखर पहिली की माझ्या अंगाचा तीळपापड होऊ लागला। अब जैसे ही शक्कर देखता था तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बॉडी एकदम हॉट हीट अप हो जाती थी गुस्से के कारण। तीळपापड यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना। केवळ फळांवर मी जगू लागलो, सिर्फ मैं फ्रूट्स खाने लगा। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला। नींबू पानी तो जैसे मुझे अमृत जैसे लगने लगा। लेमन वॉटर मतलब बिना शक्कर वाला। धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। धारोष्ण दूध मतलब कि फ्रेश मिल्क, जो इमीडिएटली मिल्किंग करने के बाद में जो दूध मिलता है, जो वार्म रहता है, थोड़ा सा गर्म गर्म रहता है, वो दूध मतलब डायरेक्टली डेयरी के पास गाय से दूध निकाल के डायरेक्टली, तो वो दूध के लिए वो बीच बीच में अंधेरी के एक काव शेड में जाने लग गया था। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या। अब जो वो स्किपिंग कर रहा था पंत, वो उसने सिर्फ इस वजह से रोका क्योंकि जब वो स्किपिंग करता था तो नीचे के फ्लोर वाले लोग जो है उसको भला बुरा कहते थे, बहुत ज्यादा गालियां देते थे, चिल्लाते थे। इसकी वजह से उसे रोकना पड़ा क्योंकि वो लोग कंप्लेन करने लग गए थे कि तुम दोरी कूदने से हमको नीचे तकलीफ होती है। 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोहोचलो होतो। और क्योंकि डोरी जब मैंने स्टार्ट किया था स्किपिंग, तो स्टार्टिंग में तो नहीं होता था, लेकिन फिर एक एक स्टेप 2-2 स्टेप ऐसे होने लगा और ऐसे करते करते मैं 10 टाइम्स स्किप कर लेता था। कचेरी सुटली की मग मैं गिरगांव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। लेकिन जब मुझे डोरी छोड़नी पड़ी, 10 स्टेप्स तक मैं पहुंच गया था, लेकिन फिर मुझे डोरी छोड़नी पड़ी, तो फिर कचेरी यानी कि मेरा ऑफिस जब छूटता था तो मैं गिरगांव रास्ते से भाग कर आता था, मतलब वॉकिंग नहीं करके रनिंग करके आता था। कहाँ से आता था? गिरगांव रस्त्याने। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार शुरू केला। पौष्टिक मतलब जो न्यूट्रिशियस है, हेल्दी फूड है, और सात्विक यानी कि कंप्लीट वेजिटेरियन फूड, मैंने वही शुरू किया। जवळ जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। कम से कम 10-12 दिन हो गए थे मेरा ये सिलसिला चालू था। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। अब मेरे अंदर का जो डिफरेंस है वो मुझे ही समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने इतना दिन हो गया मैं कम कर रहा था वजन, ये सब काम कर रहा था। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याचप्रमाणे रोज संध्याकाळी कट्ट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला, पण मी ती इच्छा दाबून धरली। अब छोटे बच्चों का एग्जाम्पल देके उन्होंने कहा है कि जैसे छोटे बच्चे जब एक प्लांट सैपलिंग लगाते हैं, पौधा जब लगाते हैं, तो वो 1-1, 2-2 दिन में ना उस पौधे को उखाड़ उखाड़ कर देखते हैं वो कितना बड़ा नीचे से। अब उखाड़ने से तो वो मर ही जाएगा ना, लेकिन वो बच्चों का उत्सुकता, क्यूरियोसिटी रहती है, वो उखाड़ के देखते हैं। तो वैसे ही मेरा भी बहुत मन होता था, वो कट्टे के पास में एक वजन वाला कांटा होता था, वहां पर जाके देखने का कि मेरा वजन कितना हुआ है, रोज देखने का। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है ना, पण ती इच्छा मी दाबून धरली, मतलब अपने आप में वो इच्छा मैंने दबा के रखी। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो। बराबर 1 महीने में मैं वजन करने वाला था। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। 1 महीने तक घी तेल का एक ड्रॉप भी मेरे पेट में जाने वाला नहीं था। केवल दूध, सिर्फ और सिर्फ दूध मैं पीता था। दुर्दैवाने रोज गायीचे धारोषण दूध मिळण्याची ही सोय नव्हती, लेकिन मेरी बदनसीबी की रोज रोज मुझे वो फ्रेश मिल्क भी नहीं मिल पाता था। पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले, लेकिन जो ओवरऑल मेरा डाइट का जो प्लान था, रूटीन था, वो एकदम जोर पर चालू था। पंधरवडा भरात फक्त 2 वेळात साखर भात झाला। अब पंधरवडा भरात मतलब 15 दिन का जो टाइम पीरियड था, उसमें सिर्फ 2 बार ही उन्होंने साखर चावल यानी कि स्वीट राइस खाया था। एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता। एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नाही केला। अब वो कहते हैं कि एक बार सोकाजी ने, जो 2 बार उसने मीठा भात खाया था, वो बोल रहा है ना चर्बी युक्त वाला, वो कब एक बार सोकाजी ने क्या लाया था उसको, कोळंबी भात यानी प्रॉन्स वाला चावल, राइस, प्रॉन राइस, वो खाया। और जो दूसरा है कि खालच्या मजल्यावर, नीचे वाले फ्लोर पे एक भाऊजी परसटवर रहते हैं, उन्होंने जो एक बार नागपुरी वड़ा भात लेकर आए, मतलब वड़ा भात उन्होंने बनाया था नागपुर स्टाइल में, वो लेकर आए थे। एवढे अपवाद मतलब इन 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट दीज 2, अपवाद यानी एक्सेप्ट दीज 2 वगळल्यास, इन 2 को अगर छोड़ दे तो भाताला स्पर्श नहीं केला, मैंने चावल को छुआ भी नहीं। त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली। इसीलिए मेनली अगर कहा जाए तो फैटी सब्सटेंसेस मेरे बॉडी में नहीं गए। चर्बी युक्त मतलब फैटी सब्सटेंसेस,
माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीने आदर दुणावल्याचे माझे सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। अब जो है, जब मैंने इतना निश्चय कर लिया और मैं ऐसा काम कर रहा था, तो ये सब निश्चय मेरा देखकर जो चाली के लोग जब मुझे देखते थे, तो वो लोग अब मेरी इज्जत करने लग गए थे। किसकी इज्जत करने लग गए थे? जो मैं डाइट कर रहा हूँ, सीरियसली डाइट कर रहा हूँ, इस बात को वो बहुत ही पॉजिटिवली लेने लग गए थे और मेरी इज्जत करने लग गए थे। और ये बात मुझे साफ साफ नजर आ रही थी उन सभी को देखकर। जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती, त्यांनीच पंत फरक दिसतो हं अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली। अब जो लोग पहले मेरे डाइट की बात सुनकर मेरा मजाक उड़ाते थे, है ना, मेरे पीठ पीछे बातें करते थे कि क्या तो होगा, आज जब वही लोग मुझे कहते हैं पंत फरक दिसतो हाँ, कि मतलब हाँ फर्क दिख रहा है, तो ये बात जब उनके मुंह से मैं सुनता हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जनोबा रेग्यांसारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत असे मान्य करावे लागले। अब जनोबा रेगे याद है ना, स्टार्टिंग में एकदम वो आदमी आया था जो टेढ़ा बोलता था हमेशा, है ना, ताने मारते हुए बोलता था। तो जनोबा रेगे जैसे ऐसे ही इस नेबर ने भी मेरे एक बार मुझे ये कह दिया कि पंत अच्छे खासे ही आप कम लग रहे हो। तो उनको भी ये मानना पड़ा था कि मैं डाइटिंग कर रहा हूं और मेरे डाइट से मुझ पर फरक पड़ रहा है। मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती। अब ये जो मंडली है, जो ये सारे लोग हैं जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, प्रशस्ती यानी तारीफ कर रहे हैं, तो इन सबसे मुझे डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि तारीफ सुनकर क्या होता है ना, 2 किलो खून बढ़ जाता है ना, 2-1 किलो खून बढ़ जाता है। तो वो इसी बात का मुझे डर लग रहा था, म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची। अगर वो तारीफ सुनकर मेरा वजन बढ़ गया तो। पण असली तरलूक तारीफ ऐकून मी चालण्यासारखा नव्हतो। लेकिन ऐसी तारीफ सुनकर मैं अपना वजन बढ़ा लूं, ऐसा काम मैं करने वाला नहीं था। इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जिव्हा नियंत्रणावर कमीत कमी 20 ते 25 पाऊंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणीली टाकून तिकीट काढलं। अभी इतना जो मैंने ये फास्ट किया, असामान्य मतलब ये मेरे नेचर में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किया, नॉर्मल नहीं था। जो अपने मन को कंट्रोल में करके, अपनी जीभ को कंट्रोल में करके कितना मैंने कंट्रोल किया है अपने डाइट को, तो इस हिसाब से तो मेरा 20 से 25 पाउंड तो कम हो जाना ही चाहिए। इस बात की मुझे पूरा यकीन था, इस बात का। और इसी यकीन के साथ में मैं हमारे ऑफिस के सामने एक वेइंग मशीन थी, वहां पर मैंने पांव रखा और जैसे ही मैंने पांव रखा, कॉइन डाला, वो जो वजन का एक चिट आता है, टिकट आता है, वो आया बाहर, वो मैंने टिकट निकाला। महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते। 1 महीने पहले इसी मशीन पे उन्होंने जब वजन किया था तो 181 पाउंड उनका वेट आया था, है ना, वो नंबर जो उनके आंखों के सामने फ्लैश हो रहा था वो यही है। 1 महीने पहले इसी मशीन में उन्होंने वजन किया था और 181 पाउंड आया था। 1 महिन्याचा उपास, निराहार, शस्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन। तो अब 1 महीना जो मैंने उपास किया, भूखा रहा, निराहार मतलब बिना खाए पिए रहा, शस्त्रोक्त आहार मतलब एकदम लिमिटेड मैंने जो फूड खाया है, इतनी स्किपिंग की है, आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना सारा मैंने काम किया है, वॉकिंग गया, भाग के गया, और वो सब करने के बाद आज टिकट पर वजन आया है। मिनट भर माझा विश्वास बसेना। तो जो वजन लिखा था 1 मिनट, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो वजन लिखा है। 192 पाउंड आणि भविष्य होते। आप बहुत समझदार और गंभीर है। तो क्या लिखा था उस टिकट पे, क्या वजन था? 192 यानी कि 192 पाउंड। पहले कितना था? 181। अब कितना है? 192। टोटल कितना इंक्रीज हो गया? 11 पाउंड, 11 पाउंड। और प्लस उस पे मैसेज भी है, आप बहुत समझदार और गंभीर है, कि आप यू आर वेरी नॉलेजेबल, वाइज अँड सिरियस पर्सन। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नहीं। अब हल्ली यानी अब, इस वक्त, तो अब तो मैंने वजन और भविष्य ये दोनों ही बातें सोचनी छोड़ दी है, वजन के बारे में और भविष्य के बारे में। क्योंकि और खासकर स्पेशली जो डाएट का जो फूड है वो तो इस जन्म में मुझसे होगा नहीं। छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। मतलब वजन का मार्ग तो एकदम बेकार ही डिसीजन है कि वजन कम करना है, एकदम बेकार रास्ता है वजन कम करना। तो बिल्कुल उसने चिंता ही छोड़ दी। ये सब चीज जो है ना बच्चों,
ये जो वजन का मशीन है ना, ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है, और उसने उसी के ऊपर यकीन कर लिया था। ये जो पूरे ह्यूमर का कारण वो वजन की मशीन थी। तो चलिए, ये चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अब इसके आंसर्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक देख सकते हैं, वहां पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो सोमत वाले आंसर्स है, ब्रीफ आंसर्स है, उन्हीं को एक्सप्लेन किया है। और बाकी जो कृति वगैरह है वो सब तो आपको ऑटोमेटिकली आपके क्लासेस में, ट्यूशंस में, या स्कूल में, टीचर में, वर्कबुक में, कहीं पर भी मिल ही जाते हैं। फिर भी अगर आपको कृति वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसका भी लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। बट हाल फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ आंसर्स एक्सप्लेनेशन का लिंक दे रखा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।